नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कृषि कानून के विरोध पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर अच्छे काम में आती है अड़चनें। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वाराणसी यात्रा के दौरान देव दीपावली के अवसर पर राजघाट पर दीप प्रज्वलित किया। दीप जलाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर जनसभा को संबोधित किया। नए कृषि कानून के खिलाफ हो रहे धरना प्रदर्शन पर कहा है कि नए काम के दौरान इस तरह के विरोध होते रहते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि आज हम सुधार की बात करते हैं। समाज और व्यवस्था में सुधार के बहुत बड़े प्रतीक तो स्वयं गुरु नानक देव जी ही थे। हमने ये भी देखा है कि जब समाज राष्ट्रहित में बदलाव होते हैं तो जाने अनजाने में विरोध के स्वर जरूर उठते हैं, लेकिन जब उन सुधारों की सार्थकता सामने आने लगती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। यही सीख हमें गुरु नानक देव जी के जीवन से मिलती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। किसान आंदोलन में केजरीवाल ने फूकी जान, दिल्ली में अन्नदाताओं को मिल रही है हर संभव मदद। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानूनों के विरोध में बीते लंबे समय से सड़कों पर उतरकर अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे किसानों के संघर्षों को केंद्र और हरियाणा की सरकार ने कुचलने के लिए कई हथकंडे अपनाए हैं। इसी बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आंदोलन कर रहे किसानों के हक में फैसला लेकर पूरे रोष प्रदर्शन में नई जान डाल दी है। भाजपा की हरियाणा और केंद्र सरकार ने सभी अमानवीय तरीके इस्तेमाल करते हुए किसान आंदोलन कर रहे लोगों को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने की असफल कोशिश की, लेकिन दूसरी ओर केजरीवाल सरकार ने किसानों की जायज मांगों का समर्थन करते हुए उनके रहने, खाने पीने आदि की हर सुविधा देने का वादा कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार के दिन काम कर रही दिल्ली पुलिस ने हक मांगते अन्नदाताओं को जेल में डालने के लिए केजरीवाल सरकार से स्टेडियम को जेल में बदलने की इजाजत मांगी थी। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से साफ इनकार किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने किसानों के समक्ष अपने घुटने टेकते हुए किसानों को दिल्ली में दाखिल होने की इजाजत दे दी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नीतीश कुमार का किसान आंदोलन पर बड़ा बयान, बोले केंद्र सरकार किसानों को बताए एमएसपी तभी होगा समाधान। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए कृषि कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली का जिक्र नहीं होने और इससे उपज की खरीद पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका के मद्देनजर जारी प्रदर्शन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से उनकी बातचीत हो जाएगी तो यही मायनों में किसानों का यह जानकारी मिल जाएगी कि किसी भी फसल की खरीद में किस प्रकार की बाधा नहीं आने वाली है। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा है कि फसल की खरीद होगी और जो दाम केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाता है वह उनको मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन पर हमला, कहा विस्तारवादी ताकतों को मिल रहा है मुंह तोड़ जवाब। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में देव दीपावली महोत्सव से लोगों को संबोधित करते हुए इशारों में चीन पर निशाना साधा है। उन्होंने चीन का बिना नाम लेते हुए कहा है कि विस्तारवादी ताकतों को देश ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। मालूम हो कि पहले भी चीन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी विस्तारवादी ताकत जैसा शब्द का इस्तेमाल करते रहे हैं। वाराणसी के राजघाट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देव दीपावली महोत्सव का शुभारंभ किया। दीप जलाने के बाद अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारा ध्यान देश की विरासत और संस्कृति बचाने पर है। उन्होंने चीन का बिना नाम लिए कहा है कि चाहे सीमा पर घुसपैठ की कोशिश हो, विस्तारवादी ताकतों का दुस्साहस हो या फिर देश के भीतर देश को तोड़ने वाली साजिशें, भारत आज सबका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। आज से किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए। जी हां दोस्तों, साल के आखिरी महीने में आपके खाते में केंद्र सरकार 2000 रुपए भेजने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 7वीं किस्त आज से आना शुरू हो जाएगी। इस स्कीम के तहत सालाना 3 किस्तों में 6000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक किसानों को 6 किस्त भेजी जा चुकी है। पिछले 23 महीने में केंद्र सरकार 11.17 करोड़ किसानों को सीधे 95 करोड़ रुपए से अधिक की मदद दे चुकी है। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में केंद्र सरकार 3 किस्तों में यह पैसा ट्रांसफर करती है। पहली किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है, जबकि दूसरी किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के
बीच में किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है। अगर कागजात दुरुस्त रहे तो सभी 11.17 करोड़ रजिस्टर्ड किसानों को 7वीं किस्त का लाभ भी मिलेगा। इसलिए अपना रिकॉर्ड चेक कर लें ताकि पैसे मिलने में दिक्कत ना हो। रिकॉर्ड में कोई भी गड़बड़ी हो तो निश्चित तौर पर आपको योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा और इसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए टोल फ्री नंबरों से सहायता ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। वाईएस येदियुरप्पा के मंत्री का विवादित बयान, बोले किसी मुस्लिम को नहीं देगी पार्टी टिकट। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री और बीजेपी नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देगी। हिंदुओं में किसी भी जाति का हो बीजेपी उसे टिकट दे देगी। ईश्वरप्पा ने कहा है कि बीजेपी हिंदुओं के किसी भी समुदाय को पार्टी का टिकट दे सकते हैं, शायद लिंगायत, कुरुबा, वक्कालिंगा या ब्राह्मण, लेकिन निश्चित रूप से मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा। कर्नाटक के बेलगावी लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं। ऐसे में यहाँ उन्होंने कहा है कि बेलगावी हिंदुत्व का केंद्र है और टिकट इसके समर्थकों में से किसी को दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में घटे RT-PCR टेस्ट के दाम, अब 2400 नहीं 800 में होगी इस महामारी की जांच। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों कोरोना महामारी का जबरदस्त प्रकोप देखने को मिला है। हालांकि अब दिल्ली में कोविड-19 मामलों में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। इसी बीच दिल्ली वासियों के लिए एक और राहत देने वाली खबर आई है। दरअसल दिल्ली सरकार ने RT-PCR टेस्ट की कीमत निर्धारित कर दी है। दिल्ली सरकार ने कोविड RT-PCR टेस्ट की कीमत 2400 से घटाकर 800 रुपए करने का आदेश दिया है। इस बात की जानकारी खुद अरविंद केजरीवाल ने दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को यह निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मैंने निर्देश दिया है कि दिल्ली में RT-PCR परीक्षणों की दरें कम की जाए। सरकार के प्रतिष्ठानों में RT-PCR परीक्षण निःशुल्क किए जा रहे हैं। हालांकि उनसे उन लोगों को मदद मिलेगी जो व्यक्ति अपना कोरोना टेस्ट प्राइवेट लैब में करवा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका में मॉडर्ना इंक मांगेगी वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी। गंभीर मामलों में 100% प्रभावी होने का किया दावा। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन विकसित करने की दौड़ में आगे चल रही मॉडर्ना इंक कंपनी ने कहा है कि वह अमेरिका और यूरोपीय आपातकालीन प्राधिकरण के समक्ष अपनी कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन करेगी। समाचार एजेंसी के मुताबिक मॉडर्ना ने दावा किया है कि उनका टीका बिना किसी गंभीर सुरक्षा चिंताओं के 94.1% प्रभावी है। मॉडर्ना इंक ने यह भी दावा किया है कि उनकी वैक्सीन मरीजों को गंभीर स्थिति में पहुंचने से रोकने में 100% प्रभावी रहेगी। इसके साथ ही मॉडर्ना इंक अमेरिका में फाइजर और बायोनटेक के बाद दूसरी कंपनी बन गई है जिसने अपने प्रोडक्ट्स के आपातकाल इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने के पीछे गहरी साजिश, PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से जुड़े तार। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या शरणार्थी खुद ब खुद नहीं गए थे, बल्कि उन्हें एक साजिश के तहत लाकर बसाया गया है। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन की ताजा पड़ताल में यह बात सामने आई है। इसके लिए कुछ NGO का सहारा लिया गया था जिसके तार PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से जुड़े पाए गए हैं। साजिश कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इन एजेंसियों को UAE और पाकिस्तान से हवाला के मार्फत फंडिंग होने के सबूत भी मिले हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार रोहिंग्या शरणार्थियों को जम्मू कश्मीर में लाकर बसाने में एक साफ पैटर्न देखा जा सकता है। अब तक 2513 रोहिंग्या परिवारों को लाकर बसाया जा चुका है। इसमें कुल 1514 लोग हैं। ये सभी जम्मू कश्मीर के इलाकों में रहते हैं। कश्मीर घाटी में एक भी रोहिंग्या शरणार्थी नहीं है, जबकि इन्हें लाकर बसाने में लगे गैर सरकारी संगठन घाटी से जुड़े हैं। इसके अलावा इन शरणार्थियों को जानबूझकर सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील स्थानों के पास बसाया गया, जो कि पिछले 3 दशक से अधिक समय से पाकिस्तान पोषित आतंकवाद से ग्रसित इलाकों में सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है चीन। नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश में सूखे की है आशंका।
जी हाँ दोस्तों, दक्षिण एशिया खासकर भारत से सटे बॉर्डर पर चीन लगातार आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं। अब चीन ने घोषणा की है कि वो जल्दी तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी या यारलुंग जांगबो नदी की निचली धारा पर भारतीय सीमा के करीब एक विशालकाय बांध बनाने जा रहा है। यह बांध कितना बड़ा होगा कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन में बने दुनिया के सबसे बड़े बांध थ्री जोर्स की तुलना में इसे 3 गुना ज्यादा पन बिजली पैदा की जा सकेगी। चीन इस विशाल आकार के बांध से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश में सूखे जैसी स्थिति पैदा करने में सक्षम हो जाएगा। ग्लोबल टाइम्स ने संकेत दिए हैं कि यह बांध तिब्बत के मोडोंग काउंटी में बनाया जा सकता है, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बेहद पास है। चीन पहले ही ब्रह्मपुत्र नदी पर कई छोटे छोटे बांध बना चुका है। हालांकि नया बांध आकार में महाकाय होने जा रहा है। यह नया बांध इतना बड़ा होगा कि इससे थ्री जॉर्ज बांध की तुलना में 3 गुना बिजली पैदा की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बीजेपी के हिंदुत्व की ममता बनर्जी ने निकाली काट, बंगाली अस्मिता को टीएमसी बनाएगी मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, बंगाली बनाम भारी अभियान को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया से उत्साहित तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के आक्रामक हिंदुत्व के अभियान की काट के तौर पर 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाली अस्मिता को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाने का फैसला किया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी ने बंगाली उपराष्ट्रवाद की भावना का सहारा लेने का फैसला किया है। पार्टी के शीर्ष नेताओं के एक धड़े का मानना है कि भगवा खेमे के आक्रामक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के उभार के जवाब में क्षेत्रीय भावना का सहारा लिया जा सकता है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद सौगत राय ने कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव के दौरान विकास के अलावा बंगाली अस्मिता हमारा मुख्य चुनावी मुद्दा होगा। बंगाली अस्मिता केवल बंगालियों के बारे में नहीं है, इसमें सभी भूमिपुत्रों के लिए अपील है। इस विचारधारा के जरिए राज्य के लोगों को नियंत्रित करने के लिए बाहर से लाए गए नेताओं को थोपने के भाजपा के अभियान से मुकाबला करने में मदद मिलेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों 4 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया रेड और ऑरेंज अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, चक्रवाती तूफान निवार के बाद आने वाले दिनों में तमिलनाडु में एक बार फिर आफत आने वाली है। भारतीय मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि अगले 4 दिनों में तमिलनाडु के अलावा पुडुचेरी, केरल और आंध्र प्रदेश के तटीय हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाला क्षेत्र बन रहा है। यह कम दबाव का क्षेत्र भारी दबाव वाले वायु क्षेत्र में बदल सकता है और अगले 4 दिनों तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश और बेहद भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों आज पेट्रोल और डीजल के भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिससे दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 82 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल का दाम 72 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर अपने यथावत पुराने दामों पर ही बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लगातार तीसरे दिन भी सस्ता हुआ सोना। जी हाँ दोस्तों, कमजोर वैश्विक ट्रेंड के बीच आज घरेलू बाजार में सोना सस्ता हुआ है। HDFC सिक्योरिटीज द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई, जिससे दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 142 रुपए प्रति 10 ग्राम कम होकर 47,483 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का भाव 701 रुपए प्रति किलोग्राम कम होकर 57,808 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गया है, जबकि इसके पहले कारोबारी सत्र में चांदी का भाव 58,509 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तो यहां आज चांदी सस्ती होकर $22.29 प्रति औंस पर रही। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। फ्लिपकार्ट पर शुरू हो रही है 50 से 80% डिस्काउंट वाली बम्पर सेल, हर प्रोडक्ट पर मिलेगी भारी छूट। जी हाँ दोस्तों, दिवाली और दशहरे पर जबरदस्त ऑफर देने के बाद एक बार फिर ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों के लिए सेल की पेशकश की है। कंपनी ने महीने की सबसे बड़ी सेल फ्लिपकार्ट डेज का ऐलान किया है। इस सेल पर आपको हर तरह के प्रोडक्ट पर भारी छूट मिलेगी। यदि आपके फोन में फ्लिपकार्ट का ऐप है तो आप देख सकते हैं कि वहां फ्लिप स्टार डे सेल का पेज लाइव हो चुका है। यह सेल 1 दिसंबर से शुरू होकर 3 दिसंबर तक चलेगी। 3 दिन चलने वाली इस सेल का आप भी लाभ उठा सकते हैं। ग्राहक फ्लिपकार्ट डे सेल में खाद्य और पेय पदार्थों पर 70% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। इसके अलावा सेल में बच्चों की देखभाल करने वाले प्रोडक्ट्स पर भी 70% तक की छूट दी जा रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत में जल्द लॉन्च
लॉन्च हो सकता है मोटो Z9 प्लस, सामने आ गई कीमत की जानकारी। जी हां दोस्तों, मोटोरोला अपने नए स्मार्टफोन मोटो Z9 प्लस को आने वाले समय में भारत में लॉन्च कर सकता है। खबरों के अनुसार इस स्मार्टफोन को ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन की लिस्टिंग में देखा गया है। इससे भविष्य में मोटो Z9 प्लस के भारत में लॉन्च होने की खबरों को हवा मिली है। इस साल सितंबर में यह स्मार्टफोन ब्राजील में लॉन्च हुआ था। हालांकि भारत में यह लॉन्च होगा या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। BIS लिस्टिंग से यही पता चला है कि यह स्मार्टफोन भारतीय बाजारों में आने की तैयारी में है। टेक पोर्टल माई स्मार्ट प्राइस ने सबसे पहले BIS लिस्टिंग में इस स्मार्टफोन को स्पॉट किया था। ब्राजील में इस साल सितंबर में मोटो Z9 प्लस लॉन्च हुआ था, जिसकी कीमत 31,100 रुपए थी। यह कीमत 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए थी। मोटो Z9 प्लस स्मार्टफोन 6.8 इंच फुल HD स्क्रीन के साथ आता है। इसके अलावा इसमें Qualcomm स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट और 4GB रैम आती है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।